तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपना मैनिफेस्टो, जिसे संकल्प पत्र का नाम या फिर मोदी की गारंटी भी कहा जा रहा है, वो जारी कर दिया है। और कई जो 76 पन्नों का ये मैनिफेस्टो, इसमें कई गारंटियां दी गई हैं। क्या है वो गारंटी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विशाल गुप्ता जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी, यूकेडी प्रवक्ता हैं। और प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। पहले शॉर्ट में वक्तव्य लेंगे विशाल गुप्ता जी, क्या कहेंगे इस मैनिफेस्टो को, जिसको आप संकल्प पत्र कहते हैं या मोदी की गारंटी कहते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जनहित में, जन सरोकार में और जनता के समर्थन के साथ संकल्प पत्र का अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें 76 पन्नों का संकल्प पत्र 24 समूह में बांटकर देश की छोटी से छोटी बिंदुवार चीज़ को भी टच करने का काम किया। गरीब, युवा, महिला, किसान, सबको जोड़ने का काम किया, सबको मजबूती के साथ उसका आधारशिला रखने का एक बुनियादी ढांचे के रूप में संकल्प पत्र में उतारने का काम किया। जी, आशीष सैनी जी, ठीक है, मैं आऊंगी उस पर भी। आशीष सैनी जी, क्या कहेंगे इस संकल्प पत्र को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र केवल एक पत्र है जो 2014-2019 का घोषणा पत्र है। उसके काम के मुकाबले पे यदि हम इनकी तुलना करेंगे तो काम के मुकाबले में तो सरकार फेल रही है पूरी तरह से। और आज घोषणा पत्र जारी करने में भी इनको चुनाव आयोग की मजबूरी थी कि 48 घंटे पहले जारी करना था। लेकिन इसमें इस घोषणा पत्र में ना तो इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच की मांग की बात कही है, ना महंगाई से बचने की बात कही है, ना बेरोजगारी की, स्मार्ट सिटी की, तमाम जो इनके झूठे वादे थे उनकी कोई बात नहीं कही है। प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था कि 2022 तक सबको पक्के आवास देंगे। तो इन्होंने बहुत सारे 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। इन्होंने काला धन के ऊपर कार्रवाई की एक लिस्ट लेकर ये घूमते थे हमेशा। वो लिस्ट आज गायब हो चुकी है और वो काले धन वाले लोग इनके इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसफर हो चुके हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तक, आकंठ तक डूबी, यानी पूरे गले तक डूब चुकी भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार में, चरित्रहीनता में और सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल। हर मोर्चे पर, हर मंत्रालय में कोई एक मंत्रालय ऐसा नहीं बचा जिसमें इन्होंने बर्बादी की कहानी ना लिखी हो। और आज जब जनता के सवाल इनसे पूछने लगे तो सवाल से बचने के लिए क्या करते हैं कि इनके प्रवक्ता आते हैं आप टीवी चैनल पर, और जब सवाल आप पूछेंगे तो उस सवाल का जवाब देने के बजाय अपना एक भाषण देते हैं जो इन्हें व्हाट्सएप पर मिलता है। ठीक है, मैं आगे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आगे चर्चा करेंगे। दीपक रावत जी, क्या कहेंगे आप इस संकल्प पत्र को लेकर? देखिए, संकल्प पत्र बहुत देर में आया। जब तमाम राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों के संकल्प पत्र आ चुके थे, उसके बहुत बाद भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र आया जनता के सामने, जबकि इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि वर्तमान में उन्हीं की सरकार चल रही है और उन्हीं को दोबारा वो कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीत के आएंगे। तो वो उनको बहुत पहले ही ले आना था, पर देर आए दुरुस्त आए। विकास की बात जहाँ पर करें तो इस 2019 का जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र है, उसमें 50 पेज का वो, मुझे लग रहा था 50 या कुछ पेज का वो संकल्प पत्र था और 75 वादे किए थे। वो वादे भारतीय जनता पार्टी के थे। और जो एक बदलाव आया है, वो बदलाव ये है कि अब मोदी की गारंटी बन गया है। मतलब पूरी की पूरी पार्टी अब सिर्फ मोदी केंद्रित हो चुकी है। एक प्रधानमंत्री के उसमें 2019 में किसी एक विशेष उसमें नहीं था, वादे किए गए थे। और जो 75 वादे किए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे जनता के बीच। और अब जो आया है वो संकल्प पत्र, उसमें मोदी की गारंटी है। उन्हीं वादों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो। जो वादे किसान एमएसपी दुगने की बात जो करते थे, 2014 में बात हुई थी, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई, दुगनी एमएसपी दुगनी करेंगे, वो अब आज 2019 के बाद 2024 तक आते आते वो एमएसपी बढ़ाने की बात करते हैं। जो किसान सम्मान योजना निधि दे रहे हैं 6000, उसको यथावस्था इन्होंने बना के रखा है। एमएसपी की बात नहीं, एमएसपी में इस देश में कितना हंगामा किसानों ने किया है वो सब जानते हैं। लेकिन जो स्थिति है वो ये है कि हाँ, एक तरीके से जो 2019 का जो घोषणा पत्र था या संकल्प पत्र था, उसी को एक नए फ्लेवर और क्लेवर में डाल के और एक नाम डाल के, गारंटी का नाम, मोदी जी की गारंटी का नाम करके जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है। रोजगार की बात, जो 2 करोड़ रोजगार की बात 2014 में भारतीय जनता पार्टी करती थी कि हम सर्जित करेंगे, 2019 तक तो कुछ कहते भी थे। 2024 के घोषणा पत्र में कोई संख्या नहीं है। कितनी जॉब लगेंगी, कैसे लगेंगी,
कुछ भी संकल्प पत्र जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट जनता के सामने नहीं होता है। ठीक है। प्रेम पंचोली जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? अभी तक तमाम राजनीतिक दलों के आपने घोषणा पत्र देख लिए, सबके अलग अलग नाम थे। ये जो मोदी की गारंटी या संकल्प पत्र है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, ये कोई भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या दृष्टि पत्र जो भी जनता के सामने लाते हैं, एक डॉक्यूमेंट लाते हैं और उस डॉक्यूमेंट को इसलिए लाते हैं कि हम 5 साल में ये सब कामों को पूर्ण करेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में जो बहुत ही दिलचस्प है वो इस मायने में है कि बहुत सालों बाद इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति का नाम पहले, दल का नाम बाद में और गारंटी दूसरे नंबर पे, ये अद्भुत है पूरी दुनिया के लिए कि जब चुनाव लड़ते हैं तो आमतौर पे दलों के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति पे पूरा देश इतना कॉन्फिडेंस कर रहा है तो कुछ तो है ना। तो ये संकल्प पत्र पे ही दिखाना कि मोदी जी की गारंटी, ये अपने आप में मोदी जी की और इस देश की भी एक उपलब्धि है कि ऐसा व्यक्ति इस देश में है जिसके नाम पे घोषणा पत्र छपता है या दृष्टि पत्र छपता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी। और दूसरी बात ये है कि संकल्प पत्र किसी भी दल का भी कोई पत्र हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, वो जनता के हित में होता है। अहित वहां पर होता है जब वो अपने कामों से मुकर जाते हैं, वहां पर अहित होता है। और किसी का भी आप घोषणा पत्र उठा दीजिए, किसी के भी घोषणा पत्र में जन विरोधी बात नहीं लिखी गई है। हर घोषणा पत्र में, हर डॉक्यूमेंट में, किसी भी पॉलिटिकल संगठन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें जनहित की बात लिखी गई है। हालांकि उसकी टोन अलग हो सकती है, उसके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है कि जन सेवा के लिए वो ये काम करेंगे। वो ये काम उन्होंने किया है। जो सत्ता में सरकार रहती है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइन भी बीच में जोड़ती है कि हमने ये कर दिया, अभी इसको पूरा करेंगे, इसको या नए सिरे से करेंगे, ये नए काम करेंगे। तो ये जो वायदे हैं, दरअसल ये वायदे हैं, ये कमिटमेंट है जनता के साथ कि ये हमने जो इस दौरान 76 पेज का भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि हमारा ये लिखा हुआ है, ये हम 5 साल के अंदर करेंगे। तो कितने वोटर्स उसमें प्रभावित होते हैं, तो वो चुनाव के बाद पता चलता है कि इनके किसके घोषणा पत्र में कितनी ताकत है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने उनके नाम पे गारंटी की बात करता है कोई दल, तो ये अद्भुत है। बिल्कुल। विशाल गुप्ता जी, अब चर्चा पे आते हैं इस बात की कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो संकल्प पत्र जारी किया गया उसका बखान यहाँ पर किया गया है, और इससे ये चीज नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने जो इस स्टेट में फैसले लिए हैं उसको भी कहीं ना कहीं केंद्र स्तर पर आगे बढ़ाने की बात की गई है, चाहे वो यूसीसी हो या फिर कड़ा नकल विरोधी कानून हो। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, और इसके अलावा और कौन से की पॉइंट्स आप मानते हैं जो अचीवमेंट है इस घोषणा पत्र के जरिए? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रदेश के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी के नाम से जो लोगों के रोम रोम में हैं, उनके निर्णय आज केंद्र ने भी स्वीकार किए। वो नकल अध्यादेश, सख्त कानून, पारदर्शिता नीति से रोजगार नीति तक ले जाना, जो पेपरों में लीकेज होती थी, जो इंस्टीट्यूट लीकेज कराते थे, जो बड़ा बड़ा सिंडिकेट चलते थे, उस पर लगाम लगाने का काम किया, जिससे देश की सरकार ने भी स्वीकार किया कि पूरे देश में भी ऐसा कानून होना चाहिए। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान अधिकार, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ते हुए विकास का मॉडल को आगे रखना, किसी का अहित के बारे में ना सोचना, सबकी चिंता करते हुए समाज के डेवलपमेंट की बात करना, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड धामी सरकार लेकर आई, जिसको केंद्र ने स्वीकार किया और आज अपने संकल्प पत्र में उतारा। संकल्प पत्र की बात करते हैं, हमने जब भी संकल्प पत्र बनाया विजन के साथ उतारा है, और जो कहा बिंदुवार उस पे एक एक बिंदु पे काम किया। वो 2014 से मोदी जी की सरकार, पहले दिन का पहला वाक्य कि गरीब को समर्पित सरकार। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि कांग्रेस की जब सरकारें आती थी, गरीब का साथ कांग्रेस का साथ, गरीब का हाथ कांग्रेस के साथ, ये नारा चलता रहता था। तो देश से गरीबी क्यों नहीं हट गई 65 सालों में? क्यों नहीं 60 सालों में गरीबी हट गई? आज गरीबी घर दर्द कैसे कम हुई है, इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी के लोग। आज प्रदेश की बेरोजगारी दर कम कैसे हुई है, इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी के लोग। आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ी है, इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी के लोग। अरे हमने नहीं किया तो कैसे हमने मिथक तोड़ दिया उत्तराखंड का? हमने कैसे 2019 में सरकार दोबारा लाके दी? 282 सीटें 2014 में, 31% पक्ष में वोट, उसमें 2019 में 303 सीटें,
38% वोट। ऐसा क्यों? क्या जुमलाबाजी 5 साल में हमने जो जुमला, आप बार बार आरोप लगाते हो जुमला जुमला, 5 साल में जुमला शांत हो जाता ना, 5 साल बाद दोबारा कैसे आ गया? अरे जो कहा वो किया। 5 साल जो सरकार चलाई, गरीब को समर्पित भाव से चलाई, जन धन योजना के खाते, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, मुद्रा बैंकिंग, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, किसान समृद्धि निधि, सुकन्या समृद्धि निधि, हर बच्चे को, हर नारी को, हर महिला को, हर युवा को, हर किसान को, हर रोजगार पाने वाले युवा को, सबको लाभ से जोड़ने का काम 5 साल में किया। अच्छा विशाल गुप्ता दो जी, मिनट मेरी एक मेरा 2019 छोटा सा के काउंटर बाद है इसमें, छोटा सा काउंटर। आप कहते हैं गरीबी हटी है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि जो आपने 5 किलो राशन मुफ्त देने की बात कही थी कोविड काल में, समझ में आता है, उसी को आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड क्यों किया अगर गरीबी खत्म हुई है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब बात की जाती है तो उसमें हम लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? अगर गरीबी खत्म हो गई तो जाहिर सी बात है कम से कम उतना तो खाना मिल जाता है कि लोग हंगर इंडेक्स में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आपने सत्य कहा है। ये बात सरकार ने जो योजना चलाई उसको अमली जामा पहनाते हुए हर गरीब को डेवलपमेंट की बात करी। कुछ परसेंट भी जो गरीब रह गए उसको भी डेवलपमेंट की बात करी है। 65 सालों की गरीबी को दूर करते करते हमें कितना समय लग गया। जो कांग्रेस पार्टी 1947 से देश की आजादी के बाद शासन चला रही है, वो अपने आप को कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इनका राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया हम देते हैं, 15 पैसे जाता है ब्लॉक तक। ठीक। हमने डीबीटी लगा दिया, जनधन योजना के खाते बना दिए गरीब के। इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया लेकिन गरीब के खाते नहीं बनाए। हमने गरीब के खाते बनाए जिसमें उसकी पेंशन की जो स्कीम थी वो उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से जाए। बिचौलिया खत्म कर दिया, दलाली खत्म कर दी। ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते, अभी कह रहे थे कांग्रेस के मित्र भ्रष्टाचार किया, घोटाला। अरे साकार चित तो करो पटल पे, बोलने से क्या होगा? जनता के सामने लेके तो जाओ मुद्दे, किसी मुद्दे की बात तो करो। आशीष सैनी जी, यहाँ पर आप लोगों ने जब अपना न्याय पत्र जारी किया उसे झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी ने बताया। अब वही काम आप भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काउंटर आप पे ही है कि आप कम से कम जो चीजें बोल रहे हैं उसे प्रूफ तो कीजिए, जनता के सामने रखकर तो जाइए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 10 साल से इनकी सरकार केंद्र में है और इस सवाल जवाब इनसे हो रहा है। ये बार बार कांग्रेस ने तो जो वादे किए हैं, कांग्रेस उन वादों पर खरी उतरेगी और कांग्रेस का इतिहास रहा है उन वादों पर उतरने का। नंबर 1 बात। दूसरा विषय ये है कि इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के समय में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पूरे देश की जो हालत थी उसमें गरीबी हटाओ के नारे को देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जमीन को सीलिंग एक्ट लगाया गया, बड़े जमींदारों से जमीन लेकर छोटे जमींदारों को दी गई। उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी थी पुरानी वाली, वो जमींदारों के पक्ष में खड़े होकर देश में आंदोलन चला रही थी। देश में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटरीकरण का काम शुरू किया। तब इनके नेता बैलगाड़ी से बैठकर संसद में पहुंचकर उन चीज का विरोध करते थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो इनको इनके साहूकारों को आपत्ति आई, ये साहूकारों के पीछे खड़े हो गए। जब देश में आतंकवाद आया और खासकर पंजाब के रास्ते से जब आतंकवाद आया तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और हमारे देश की महिला कही जाने वाली प्रधानमंत्री ने अपनी जान देना उचित समझा, लेकिन अपने जो सिख अंगरक्षक है ताकि देश में अलगाववाद न हो तो उनको अपने हमेशा अपने साथ रखा, लेकिन जान की बाजी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी आतंकवादियों के साथ खड़ी होकर ये कह रही थी कि आपने स्वर्ण मंदिर में कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ क्यों की। आज उन्हीं सिख आतंकवादियों को एक खालिस्तानी बोल रहे हैं। उन्हीं देश के निर्माताओं को जिन्होंने देश को बनाने का काम किया, उन्हीं आदिवासियों को बनाने का काम किया जिन्होंने देश के साथ चलने का काम किया था। देश, पूरा भारत देश, मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ, पूरा भारत देश भाषा, क्षेत्र, धर्म की विविधताओं में बटा हुआ था। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देश के गरीबों को डेवलप करने का काम किया। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए और वो लोअर मिडिल, अपर मिडिल क्लास में गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, इन्होंने जिस तरह की आर्थिक लूट की है पूरे देश में, ये बार बार कहते हैं ना साबित करो, तो आप ईडी और सीबीआई को अपने कार्यालय से मुक्त करो, हम साबित कर देंगे। एक एफआईआर तो दर्ज कीजिए कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया है, आशीष सैनी जी, तीन चीजें आपसे सवाल 3 चीजों पर। जो 76 पन्नों की 24 गारंटियां हैं उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सीएए को आगे ले जाने वाली बात है, हालांकि एनआरसी को इसमें ड्रॉप कर दिया गया है। क्या आप इसके पक्ष में नहीं हैं? अगर ये चीजें आती है तो क्या आगे आप लोग इसका सपोर्ट नहीं करते?
देखिए, ये जितने जुमले लाए हैं, ये नफरत फैलाने के लिए और एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ाने के लिए तो कारगर है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति और आम जनता के हित का इसमें कोई काम नहीं है। अच्छा। उसमें आम जनता का हित शामिल नहीं है। यूसीसी ये आम केवल जनता के लिए नहीं है। ये नहीं, यूसीसी अगर लागू होता है और यूसीसी लागू नहीं होता, इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। आम आदमी को फर्क पड़ता है महंगाई से। आप सिलेंडर भी सस्ता दीजिए, आप पेट्रोल और डीजल के भाव वो कीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, आप रोजगार के अवसर प्रदान कीजिए, ये सारे काम आपको करने हैं। वो सारा काम छोड़ने के बाद ये एक कहावत है ना कि चले थे हरि भजन को होटल लगे कपास, यानी जिस काम के लिए आपको सरकार बनाई थी, आपने पुलवामा हमले का इस्तेमाल और शहीदों का इस्तेमाल 2019 की सरकार में किया है। आप कह रहे हैं हम जीत के आ रहे हैं। आपने देश के नाम पर वोट मांगी कि शहीदों के नाम पर वोट मांगी, देश ने आपको दी और 282 से बढ़ाकर 303 करके दी। आज 334 पूरे गठबंधन पे 330 लोकसभा क्षेत्र है। तो ऐसा कौन सा सरकार काम के इनका विजन में तो महंगाई, बेरोजगारी के अलावा सिक्योरिटी और ये इश्यूज भी तो हैं। लॉ मेंटेन करना भी तो एक इशू होता है ना। हाँ, नहीं तो लॉ मेंटेन ये लोग कैसे करेंगे? ये तो अपराधियों का संरक्षण करते हैं। ठीक ये है। चाहे पेपर लीक वाला मामला हो, जैसी उसकी जांच होती है तो वो भाजपा कार्यालय से निकलता है। अपराध करने वाला कोई भी किसी भी तरह का आर्थिक अपराधी हो, चाहे सामाजिक अपराधी हो, चाहे किसी की हत्या करने वाला व्यक्ति, वो निकलता भाजपा कार्यालय से है। ठीक है। देश का पैसा लेकर भागने वाले लोग तो इन्हीं के पार्टी को चंदा देते हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो या ठीक है। नीरव मोदी हो। जी दीपक रावत जी, ये जो पूरी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ठीक है, बेरोजगारी कैसे हटेगी इसका जिक्र, जैसा आपने कहा कि संख्या इस बार नहीं दी गई है, लेकिन जो 3 पॉइंट्स मैंने जिक्र किया है जिसका, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि ज़्यादा खर्च हो जाता है? जैसे मुख्यमंत्री ने खुद बोला आचार संहिता लग जाती है, काम बाधित हो जाते, तो एक बार में सब कुछ हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कड़ा नकल विरोधी कानून। कहाँ से शुरू करूँ? आपका पहले प्रश्न जो आपने यूसीसी से उठाया है, यूसीसी में ही सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ जब वो लॉ आया उसमें एक अगर आप पढ़ेंगे तो खंड 3 अध्याय 3 में चतुर्थ खंड में स्थायी की परिभाषा दी गई है। यूसीसी की बात बता रहा हूँ, जहाँ जो उत्तराखंड में लागू हुआ, उसमें स्थायी की एक डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी यदि 1 साल तक रहा हो वो स्थायी निवासी कहलाएगा, या फिर केंद्र की किसी भी योजना से या राज्य की किसी भी योजना से लाभार्थी रहा हो तो वो स्थायी निवासी कहलाएगा। और आज की डेट में उस पूरे मूल निवास की और स्थायी निवासी की ही लड़ाई हो रही है। आप बताइए ना किस तरीके से पूरे उत्तराखंड की जनता का बेवकूफ बना दिया गया यूसीसी लाकर। क्या उत्तराखंड की जनता मांग रही मूल निवास? ये स्थायी निवास को भी खत्म कर दिया। आज की डेट में स्थायी निवासी की एक जो मान्यता है, 15 साल अगर आप वहां रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं, तो आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जो एक अहर्ता पूरी करता है। ये तो उस अहर्ता को भी खत्म कर चुके हैं। आप ये बताइए ना किस तरीके, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अगर पड़ेगा तो यहाँ पहाड़ की जनता में पड़ेगा। आप इनके दूसरे विषय में आइए, नकल विरोधी। नकल विरोधी कानून कहां से आया? जब यहां पर बॉबी पवार ने आंदोलन किए, आरटीआई लगाई, इस भट्टी घोटाले में जब लोग चले गए, उसको बताया गया कि भाई इसमें नकल हुई है, इसका पेपर आउट हुआ है, तब जाके जांच चली, जांच में पता चला कि नकल हुआ। और सबसे हास्यास्पद चीज क्या थी कि एक मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उसमें तुरंत लोग लगाएंगे, और 1 महीने बाद जब पटवारी परीक्षा हुआ तो वो भी लीक हो गई। इतनी ज्यादा छिछलेदारी से बचने के लिए आखिरकार मुख्यमंत्री जी अगर स्टेज से बोल रहे हैं, उसके बावजूद नकल माफिया, हम तो सुनते थे कि इस प्रदेश में भू माफिया है, खनन माफिया है, जो शिक्षा है शिक्षक माफिया है, ये नौकरी माफिया जो आया है, नया आया, जिस तरीके से जो नौकरियां लगाना और उसके बाद उनसे पैसे लेके करना, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आई। पर देर आए दुरुस्त आए, अच्छा कानून आया है, और कानून से अगर फायदा होता है तो जरूर उसका स्वागत करेंगे। तीसरा यहाँ पर है एक विशेष था नमामि गंगे का 2024 का। 2019 में वादा किया गया था कि नमामि गंगा के तहत पूरी गंगा स्वच्छ रखी जाएगी। वो कार्य अब तक नहीं हुआ है, और उसका कोई जिक्र इनके उसमें भी नहीं है। जो संकल्प पत्र अब आया है उसमें नमामि गंगा का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि इससे पहले नमामि गंगा को स्वच्छ साफ रखने की पूरी बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। विषय क्या है कि पुराने, मैंने पहले ही कहा है, 2019 के ही जो चुनाव घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र है, उसमें नया फ्लेवर क्लेवर डाल के 2024 में दे दिया गया है। इस राज्य के लिए रोजगार की बात, पर्यटन की बात करते हैं, तीर्थटन की बात करते हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। हर जल की जो योजना है वो मैदानी जिलों में 4 जिलों में तो चलेगी, पहाड़ में
जल तो दूर, जब जल ही नहीं है तो नल कहां से लगेगा? ठीक है। वहां तो ये योजना सक्सेसफुल नहीं है। तो एक और इन्होंने टिप्पणी करी है, मैं थोड़ा समय लूंगा, कि 70 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को आयुष्मान योजना के अंदर लाया जाएगा। स्वागत योग्य है, लेकिन इनसे ये तो पूछिए कि स्वास्थ्य की हालत क्या है पहाड़ों में। जो 9 पर्वतीय जिले हैं वहां तो स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत बदतर है। वो स्वास्थ्य का आयुष्मान कार्ड लेके जाएगा कहां? कौन से स्वास्थ्य केंद्र में जाएगा? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां तो व्यवस्था ही पूरी चरमरा रखी है। तो पहाड़ के लिए जो व्यवस्था है, वो पहाड़ी राज्य हैं उत्तराखंड जैसे, उनके लिए तो अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मैदानी इलाकों में तो सब कुछ चल जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से स्वास्थ्य केंद्र मिल जाएगा या प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा। पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से कोई अस्पताल नहीं खोल पाई है। ठीक है, तो वहां ये चीजें काम कहां करेंगी? हमारी चिंता ये है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर सभी आपने जैसा कहा कि सब राजनीतिक दल अपना जो घोषणा पत्र जारी करते हैं वो जनता के हित में होता है, कोई अहित की बात नहीं करता है। लेकिन 2024 बहुत इंटरेस्टिंगली जो चुनाव आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलगत राजनीति से उठ के एक चेहरे पे जो है फोकस्ड हो गई है, तो उसमें डिफरेंस क्या मानते हैं? जितने भी घोषणा पत्र अभी आपने देखे, की पॉइंट्स क्या थे डिफरेंसेस के जो टच हुए हैं? हाँ, देखो, मैंने बहुत पूरा घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने भी उसमें मुद्दे लिखे गए, वो कोई मुद्दा उन्होंने किसी भी देश के किसी भी कोने का कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है। बस एक पॉइंट पे है कि मुझे लगता है कि उस पॉइंट को उन्होंने या तो स्पष्ट नहीं कर पाया है। एक जगह लिखा हुआ कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का 50% आरक्षण को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके नीचे एक लाइन और मेंशन कर दी कि हम संविधान संशोधन भी करेंगे। ये इस देश के लिए कि जब संविधान संशोधन की आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ के इस देश के लोगों को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। ये गलफत की बात हो जाएगी कि आप जब अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे संविधान संशोधन करेंगे, कहाँ पर संविधान में दिक्कत आ रही है? आमतौर पे जब संविधान संशोधन की बात आती है तो जो अलग अलग समुदाय के लोग इस देश में रहते हैं उनके हितों पे, उनके ह्यूमन राइट्स पे जो है सवाल खड़े होते हैं। कि माना पिछले साल जब आरक्षण विरोधी रैली पूरे देश के अंदर हुई और उत्तराखंड में भी हुई, तो उसमें वो रैली किस बात पे हुई? बाद में जब समझ में बात आई तो सारे लोगों को झगड़ा खत्म हो गया। को न्यायालय ने एक बात बोली थी कि अपने प्रदेश की व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था वहाँ के प्रदेश की सरकार खुद संभाले। और यहाँ के आंदोलनकारियों ने सुना कि आरक्षण खत्म किया जाए, ये कोर्ट ने बोला है, और सारे सड़क पे निकल गए, सारा काम व्यवधान हो गया है। तो संकल्प पत्र में ये चीज स्पष्ट करने की जरूरत है कि आप संविधान संशोधन कैसे करेंगे, उस पे सवाल आगे बढ़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत विद्वान जनों ने बनाया, उसके बाद उनके पास जवाब होगा। दूसरा, इस संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो की गई है वो इस देश में आज की जरूरत है। और मैंने कई बार अपने आर्टिकल में, मेरे कई एडिटोरियल्स में छपे हैं कि जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे तो हमको सबसे पहले चुनाव की प्रक्रिया में सुधार लाने की ज़रूरत है। आमतौर पे जैसे जब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोलिंग, हम बटन दबा रहे, वोट पड़ रहा है, वो जो मोहर वाला जो पुराना जो बैलेट पेपर जिसमें हम वोट देते थे वो ख़त्म हो गया अपने देश में। मतलब शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हो चुका है, और अब नई परिभाषा है वोट देने की। उसमें कई तरह के ऑब्जेक्शन है, हर बार उसमें झगड़ा होता है कि जो पार्टी सत्ता में उन्होंने कुछ गड़बड़ की मशीन में। और मैंने बहुत सारे जानकारों से, देश के, दुनिया के जो जानकार, उनसे जो टेक्निकल के जानकार हैं, हमारे प्रदेश के बहुत लोग हैं जो इंटरनेट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बहुत जानकार हैं। उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल है, और उन्होंने मुझे एक बात सिंपल बोली, आपका मोबाइल है, आप उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन अलार्म आप सेट कर देते हैं कि 7:30 बजे सुबह या 4:30 बजे सुबह बजेगा। तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, तो आपने उसको फिक्स कर रखा हो 4:30 बजे बजेगा। मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद भी अलार्म बजता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर मशीन में गड़बड़ी करना चाहें तो पॉसिबल। इसलिए चुनाव प्रक्रिया में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होगी तो हमको चुनाव प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है, उसमें उसको आधुनिक बनाने की जरूरत है। ठीक है, हम बैलेट पेपर और ये सब कैशलेस और पेपरलेस काम हम करने जा रहे हैं, तो हमें चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है। कैसे कि हाँ, प्रत्येक परिवार में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस बहुत ही ग्रास रूट का परिवार होगा ना, जो सड़कों में भी हैं आजकल, और तिरपाल के नीचे उनका घर है, खाना पीना ठीक मिल रहा है उनको, जैसे मिल रहा होगा, मेहनत मजदूर लोग, लेकिन उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है। तो आप ऐसा ऐप, जब हम पैसे ट्रांसफ़र करने का ऐप
हमारे मोबाइल में जो सबसे कॉन्फिडेंसली होता है, जो मेरा अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट की चाबी बैंक बार बार आरबीआई बार बार कहता है कि आप ना पासवर्ड बताएं ना किसी को, ये सोच जब हम कॉन्फिडेंसली मतलब पैसे को ट्रांसफर करने का हम अपने जेब में रख रहे हैं, जब चाहें तब पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम वोट देने का ऐप बना नहीं सकते क्या? बिल्कुल। तो वन नेशन वन इलेक्शन से पहले हमको चुनाव की प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है, न कि हम ये बड़ा सवाल है इस देश के अंदर। यहाँ हम चुनाव की सरकार बनते ही अगर सदन ने ये पास कर दिया कि हम जो है 2 साल बाद डिसमिस कर देंगे सांसदों को, क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा, पूरे देश में विधानसभा, और जिनको बने हुए 6 महीने हो गए विधानसभा में, वो क्या करेंगे? वो विधायक क्या बोलेंगे? तो पूरे देश के विधायक, बनने वाले विधायकों को और जो बन चुके हैं उनको तो विश्वास में लेना ही लेना है, और दूसरी विरोधी पार्टियों को विश्वास में लेना ही लेना है। तो इससे पहले कि हम एक ऐसा मॉक ड्रिल करें, मॉक ड्रिल नहीं रियल करें, कि हम चुनाव जब हम वोट देने जाएं उसकी रसीद मेरे जेब में आए, बिल्कुल ठीक है, मतलब मेरे मोबाइल में आ जाए कि मैंने फलाने को वोट किया है। बिल्कुल। विशाल गुप्ता जी, यहाँ पर जब हम बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने उठाए हैं, इसमें जैसा कि दीपक रावत जी ने कहा कि आपने स्पेसिफिक नहीं किया, पहले आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, अब लेकिन स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं है, किस तरीके से प्रोवाइड होंगे वो भी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, उस पर जानना चाहेंगे। दूसरी बात आपने कही, नारी शक्ति वंदन बिल जो है उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ना आपका सेंसस हुआ है, ना आपका परिसीमन हुआ है, तो फिर आप कैसे उसमें क्या क्रियान्वयन करेंगे, वो स्पेसिफिकेशंस क्या है? संकल्प पत्र में बिल्कुल विस्तार से हर बिंदुवार हर चीज़ पे चर्चा करके प्रिंट किया गया है। मैंने कहा युवा भी है, नारी भी है, किसान भी है, बुजुर्ग भी है। 70 वर्ष से ऊपर का बुजुर्ग को आयुष्मान से जोड़ा गया 5 लाख इंश्योरेंस से। ये केवल बुजुर्गों के जो अभी तक बीपीएल कार्ड धारक केवल केंद्र की योजना के अंतर्गत आते थे, अब इसमें एपीएल और बीपीएल के 70 वर्ष से ऊपर के लोग, जो गरीब भी है, मध्य वर्गीय भी है, उच्च वर्ग भी है, सभी वर्गों को एक साथ जोड़ते हुए 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को, बुजुर्गों को 5 लाख का इंश्योरेंस देना केंद्र की योजना के अंतर्गत आ गया। हमारे प्रदेश में तो अटल आयुष्मान चल रहा है, तो 23 लाख परिवार सभी लाभान्वित है। हमारे प्रदेश की योजना अलग थी। नारी शक्तिकरण को लेकर भी हमने अनेक ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया। अभी ग्रामीण की बात आ रही थी, ग्रामीण महिलाओं के उत्थान और डेवलपमेंट की बात। 1 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प हमने लिया था, पूरा किया। अब 3 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। 3 करोड़, पहले 1 करोड़ बनाई, अभी 3 करोड़ बनाने का संकल्प लिया है। ये कम है क्या? नारी सशक्तिकरण को लेकर 33% आरक्षण की बात केंद्र ने करी, तो 30% आरक्षण देना प्रदेश सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। हमने उसके डेवलपमेंट के लिए बलात्कार जैसे केस होते थे उसके लिए सख्त कानून बनाकर लाए। अनेक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जिससे नारी को डेवलपमेंट की बात करी। और नारी आज उज्ज्वला के जितने कनेक्शन, नारी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नारी, महिला आरएमसी सैनिक सिस्टम पे आर्मी में नहीं जाती थी, सबसे पहले नारी। हज करने में नारी का कहीं योगदान नहीं होता था, नारी। आर्मी का एरिया हो, किसी भी रोजगार पटल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की बात करोगे। और आज निर्वाचन की जो प्रक्रिया हमारे उत्तराखंड की चला रही है उसमें भी 8 नारी है। तो ये नारी का डेवलपमेंट नहीं है? नहीं है। ये तो आप कह रहे हो ना, ये आप कह रहे हो। आप लोगों का काम केवल आरोप लगाना, काम करना नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को छलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, हमने नहीं किया। हम नहीं कहते लल्लू लॉलीपॉप देने का काम, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप कहते हैं ईवीएम मशीन गलत है, हिमाचल में सरकार बना दी आपने, ईवीएम मशीन गलत है। राजस्थान में पहले सरकार बना दी, ईवीएम मशीन गलत है। जहां सरकार बना तो वो मशीन सही है, जहां सरकार नहीं बनती वो मशीन गलत है। डंडोरा पीटने की आदत हो गई आप लोगों को। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन नहीं तो आप हटा दीजिए ना ईवीएम को, चाहे सरकार बने ना बने, आप हटा दीजिए। नहीं, आप और हम कौन होते हैं? ये तो निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं, और कौन है? ये और प्रशासन कौन की हटाएगा? प्रक्रिया है, नहीं, मेरी और आपकी प्रक्रिया नहीं है। आप कहोगे मैं हटा दूंगा, मैं पहले बैलेट का क्या होता था? ठीक है आशीष जी, अगर कांग्रेस सत्ता में आई, क्या आप लोग ईवीएम हटा देंगे?
निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में आई तो ईवीएम मशीन हटा दी जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव लॉक कर कराए दीजिए इस बात को, इस बात को बिल्कुल लॉक कर दीजिए। लीजिए, मेरी बात लिख लीजिए, लिख निश्चित रूप लीजिए। से हम हटा के मशीन खत्म कर देंगे। आपकी गारंटी इस है। मशीन पर देश के लोगों को कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। और हम चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र रूप से भी कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, तो ये निर्णय वो चुनाव आयोग स्वयं ले ले, और नहीं लेगा तो जिस दिन हमारी सरकार होगी तो हम इस ईवीएम को हटाएंगे। ठीक है। बिल्कुल, विशाल लेकिन गुप्ता जी, दूसरा ठीक है। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी विशाल जी ने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा नारी वंदन की प्रोग्राम बात की। नारी वंदन की बात करते समय इनके हाथ पैर कांप जाने चाहिए उस समय जब ये नारी वंदन के नाम पर केवल देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये लखपति दीदी की बात करते हैं, लखपति भाजपाई दीदी अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाजपा में काम करने वाली सभी महिलाओं को लखपति बना देंगे। क्यों बहनें नहीं है? इसके अलावा ये भाजपा की बहनें क्यों कह रहे हो आप? भाजपा की नारी क्यों कह रहे हो? महिला नहीं है वो महिला नहीं है, पहले ये सिद्ध करो आप। वो नारी शक्ति का अपमान कर रहे हो आप चैनल पे बैठ कर, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के मतलब वो महिला नहीं है, आपकी नजर में महिला नजर नहीं आ रही आपको? नहीं, आपको भाजपा की कार्यकर्ता नजर आ रही है? एक भी महिला को लाभार्थी ऐसी नहीं है जो आप अपने शब्दों को वापिस लीजिए, पहले महिला का अपमान ना कीजिए। आशिफ जी सुन लीजिए पहले, ये कमी है आपके अंदर। आपके कार्यालय में महिला पिटती है, कांग्रेस के कार्यालय में मुख्यालय में महिला पिटती है, आपके लोग मारते हैं। एक मिनट। उनका कहने का मतलब ये था कि जो बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको आपने कहा अदरवाइज पार्टी से हटकर ये तो ये कह रहे हैं ना, डाटा उठा के देखिए ना, कौन बना जो कौन लोग नहीं बना। इनके पार्टी कार्यालय पर चक्कर नहीं लगाते उनके लिए आपके मुख्यालय में महिला को क्यों मारा गया था? जवाब दीजिए आशीष इसका। उसके अलावा जैसे पेंशन मिलने वाली है, या नंदा देवी गौरा धन योजना में है, या किसी भी तरह की सुकन्या योजना में है, कोई भी योजना अगर होगी तो उस योजना के लाभार्थी का नाम और पूरी लिस्ट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे मतलब ऐसे लोगों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दे दी जा रही है, और ताकि उनको धमकी दी जा सके कि या तो आप हमारे साथ जुड़िए नहीं तो हम आपको देख लेंगे। अंकिता भंडारी के आपके पास सबूत है? मैं मानहानि का दावा करूंगा आपके ऊपर। आपके पास सबूत है? आपने कैसे कह दिया कि आपराधिक लोग बैठे रहते हैं? आप देख लेंगे, हम फोन से ऐसा कह रहे हैं। आपके पास कुछ सबूत है हमारे लिए? दूसरी बात, पुलिस जवाब दीजिए ना आशीष जी, दूसरी बात बाद में बोलना। अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी केवल आरोप लगाना केवल यही काम रह गया आप लोगों का। आप दोनों से पोस्टों को हटवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग विकास के मुद्दों पे बात कीजिए जो अभी विकास के मुद्दे में कह रहा हूँ। आपने मैनिफेस्टो पर सवाल किया। मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात हमने कही है, जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम उसे लागू कर चुके हैं। चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो, चाहे महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ देने की बात रही हो, चाहे युवाओं को रोजगार की गारंटी कार्ड देने की, जिनको हमने गारंटी कार्ड दिया है, यदि 6 महीने में उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये इसलिए है कि हम देश के युवाओं को, युवा शक्ति को जो पढ़ लिख कर तैयार है, अगर रोजगार नहीं पा रही है तो हम उनको इतना आर्थिक सहयोग दे रहे हैं ताकि वो अपनी तैयारी जारी रख सके। लेकिन आशीष जी, जब आप खुद कहते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जब उत्तराखंड आई थी उन्होंने खास तौर पर ये फोकस किया था कि सरकारी केंद्र स्तर पर 30 लाख पद खाली हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप सत्ता में आए तो वो 30 लाख पद आप भर नहीं पाएंगे, कि आपको भत्ता देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो हमें विश्वास है कि वो 30 लाख पद हम मुश्किल से 4 महीने 6 महीने के अंदर भर देंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई युवा छूट जा रहा है और वो पढ़ा लिखा भी है और वो कंपटीशन में नहीं आ पाया, वो 30 लाख पद नहीं आ पाया, हो सकता है वो राज्य सरकार की नौकरियों में जाए, लेकिन हम उसको सहयोग के रूप में, क्योंकि वो हमारे देश की, हमारे राज्य की एक मजबूत हमारी एसेट है, तो उस एसेट को वेस्ट करने के बजाय या उसको हल्का रोजगार दे जाने में मजबूर करने के बजाय हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी योग्यता का, उसकी शिक्षा का लाभ उठाया जा सके। नंबर 1 बात। दूसरी बात, महिलाओं के संबंध में कही, महिला आरक्षण पर इन्होंने देश की महिलाओं को धोखा दिया। इन्होंने उसमें महिला आरक्षण लागू करते समय 2024 से लागू होना चाहिए था, जब देश की दोनों सदनों ने पास कर दिया। तो उसमें प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी कि जनगणना और परिसीमन का राइडर लगाते? वह केवल इसलिए थी कि वो धोखे को लटकाया जा सके। आज के समय में परिसीमन और जनगणना दोनों को लागू करेंगे तो महिला आरक्षण 2034 के बाद ही जाके लागू होगा। दूसरी बात, जो सरकार, जो चुनी हुई डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री की यशस्वी तेजस्वी सरकार जनगणना नहीं करा पा रही है। जनगणना जो 2021 में होनी थी, कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन आज 2024 आ गया है, इस सरकार जाने के कगार पर है, जनगणना नहीं हो पा रही है। 8वें वेतन आयोग का कहीं पता नहीं है। अच्छा, तो आशीष जी मेरा सवाल ये है कि अगर नारी शक्ति वंदन दिन के लिए परिसीमन 2031 है, तो फिर आप जो जातिगत सर्वे करवाने चाह रहे हैं उसका क्या हाल होगा? नहीं, हम तो जो सबसे पहले जनगणना करा लेंगे और जनगणना में सारे तरह के सर्वे आएंगे, उसमें महिलाओं का भी सर्वे आएगा,
उसमें जो जातिगत आंकड़े हैं वो भी आएंगे, आर्थिक आंकड़े भी शामिल होंगे। ठीक है। जनगणना के अंदर सब कुछ है। हमने कहा कि सिर्फ 2-3 कॉलम आपको बढ़ाने हैं, 2-3 आंकड़े और इकट्ठे करने हैं ताकि उसका सही उपयोग हो सके। अब तो डिजिटल जनगणना होनी है। बिल्कुल। डिजिटल जनगणना के आंकड़े तो बहुत जल्दी प्रकाशित हो गए, उसमें समय भी नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन देखिए, वेलफेयर स्टेट किसे कहेंगे? जब वो देश के सभी लोगों का वेलफेयर करे। देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है, लेकिन 3.5 ट्रिलियन का जो फंड है वो केवल इनके 15 उद्योगपति मित्रों की जेब में है। बाकी पूरा देश अपने फाके के जीवन काटने में लगा है, अपनी जमा पूंजी को बेचकर समझ लो अपना जीवन काट रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस भाषण को सुबह याद करते हैं, 15 दिन तक उसे ही बोलते रहेंगे। ये नहीं देखेंगे जनता के सवाल क्या है, उनके जवाब क्या है। दीपक रावत जी, ठीक है। दीपक रावत जी, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का जिक्र होता है क्योंकि आप क्षेत्रीय दल हैं, इसलिए आप ज्यादा एनालाइज करते हैं क्षेत्रीय दल होने के नाते। ये जो दोनों के संकल्प पत्र हैं उनमें क्या डिफरेंस नजर आता है क्षेत्रीय दल के तौर पर? क्योंकि आपके क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, जाहिर बात है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर के दोनों दल हैं। देखिए दिव्या जी, मैं आपको बार बार 2 एग्जांपल दे चुका हूँ कि जो हर घर हर जल की नीति है, हर जल नल में हर जल वाली नीति है, ये मैदानी इलाकों में तो चलेगा पर पहाड़ में नहीं चलेगा। पहाड़ में जल ही नहीं है तो नल कहाँ से लगाएंगे आप वहाँ पर? वहाँ पर ये तो है नहीं कि आपने ड्रिल करा और पानी आ गया। वहाँ तो कुदरती अगर आपको कोई होगा तभी वहाँ पर पानी मिल पाएगा। कुछ चीजें हैं जहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो उत्तराखंड जैसे जितने भी हिमालयन राज्य हैं, उनमें कुछ चीजें जो है अलग होनी चाहिए। अब मैं जब पढ़ रहा था इनके संकल्प पत्र को, तो अब देखिए जुमले की सरकार क्यों ना बोले आप। इन्होंने 2 इसमें वादे कर रखे हैं कि किसानों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाएगी उनको ये पेंशन देने वाले हैं। फिर एक और जुमला इनका है कि जो दुकानदार 60 साल से ऊपर हो जाएगा उनको ये पेंशन देने वाले हैं। अब विपक्ष इसको जुमला क्यों ना बोले? इन्होंने संकल्प पत्र में किसानों को, सारे किसानों को स्वप्न दिखा दिए कि 60 साल की उम्र बाद उनको पेंशन देगी सरकार। सारे दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को, बड़े छोटे दुकानदारों को कि हम दुकान देंगे। और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना लेके आ रखे हैं। कारण ये है कि उनको पेंशन नहीं देनी है, उनको एक मुश्त रकम दे देनी है। तो युवाओं के साथ तो छल कर रहे हैं और जो बुजुर्ग है उनको ये सपने दिखा रहे हैं। तो ये जो जिस तरीके से ये योजना बनाई जा रही है, जिस तरीके से ये स्वप्न दिखाए जा रहे हैं, तो ये कब तक होगा आप बताइए ना। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का नीतिगत कहते हैं कि पेंशन से जो राजकोषीय घाटा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। निश्चित रूप से सही बोल रहे हैं। ये चर्चा का विषय रहा है। पूर्व में भी इसी चर्चा के विषय से सबसे ज्यादा अगर खर्चा अगर किसी का होता है सरकार का, वो सरकारी पेंशनों में होता है। और उसका सबसे बड़ा जो अगर प्रभाव पड़ा, अगर पेंशन कम की जा रही है तो वो आप देख लीजिए, उत्तराखंड सबसे सैनिक बहुल्य क्षेत्र है। तो एक तरफ तो ये युवाओं को अग्निवीर योजना दे रहे हैं कि 4 साल में आप रिटायर आ जाइए, फिर आप घूमते रहिए, आपको जो करना है। और दूसरी तरफ ये किसानों को कह रहे हैं कि 60 साल बाद आपको पेंशन देंगे। फिर कौन सी योजना है भी वो? कौन सी किस योजना के तहत आएगा? कौन सर्विस होता है क्या? किसी अंशदान देना पड़ेगा? ये कुछ निश्चित नहीं है। व्यापारियों को पेंशन देने की बात आ रही है, किस योजना के तहत आएगी? क्या अंशदान करना पड़ेगा? या स्वयं पूरा भार केंद्र सरकार उठाएगी? कोई निश्चित नहीं है। तो ये जुमलों की सरकार इसलिए विपक्ष कहता है कि स्पष्टीकरण नहीं है। आपने हर वर्ग को छेड़ने के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट रखा है, लेकिन वो किस तरीके से क्रियान्वित होगा, जमीन में कैसे उतरेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तब ये प्रश्न उठता है कि ये सिर्फ जुमलों की सरकार है और जुमलों का ही एक संकल्प पत्र कहलाता है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, आरोप प्रत्यारोप पहले शुरू हो जाते हैं, किसका संकल्प पत्र सच, किसका घोषणा पत्र झूठ है। इस तरीके से क्या असर पड़ता है? अभी चुनावी टाइम है, ऐसे में जनता के मानसिकता पे क्या असर पड़ता है और कितना बचना चाहिए राजनीतिक दलों को? क्योंकि एक होता है मैनिफेस्टो आपने जनता के सामने रखा, जनता को डिसाइड करने दीजिए क्या फैसला है, और एक है कि आप सामने वाले को बता रहे हैं कि ये झूठ है, ये सच है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। बिल्कुल, वो तो होता ही है। मैंने पहले बोला कि किसी भी दल का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रभावित करता ही है सामने वाले को किसी न किसी रूप में। लेकिन हम जब घोषणा पत्र, जब हम इन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो इस समय का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई दो राय नहीं, कोई कमी नहीं है। कुछ चीज़ों पे मैंने जो पढ़ा, कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है कि इस पे हमारी जो सत्ता में लोग हैं, जो आने वाले, फिर इस देश का चुनाव, पूरे देश का चुनाव हो रहा है और जो नई सरकार बनेगी उनके सामने चुनौतियां भी हैं। चुनौती इस मायने में कि अब तक हमारे देश की जो एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो अभी तक पटरी पर नहीं आई है। जब हम गांव की तरफ जाते हैं, ये देश गांव में बसता है, तो गांव की तरफ, चाहे मैदान का गांव हो, हिमालय का गांव हो, पहाड़ का गांव हो,
गांव की एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल ही ढर्रे पे नहीं है, और सिर्फ जो बुनियादी एजुकेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हायर एजुकेशन भी ख़राब हो चुका है। जो बीच का जो पार्ट है वो थोड़ा ठीक चल रहा है, और वो इसलिए कि वो पहुंच में है, तो वहाँ टीचर आना जाना रहता है, वो थोड़ा बच्चे समझदार हो जाते हैं। जो बुनियादी एजुकेशन है ना, जहाँ बुनियाद बनानी है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। और हमने कई बार बोला कि अब तो सड़कें सब जगह जा चुकी है, लगभग 2% या 5% मान लो जहाँ सड़क नहीं है। मैदानी इलाकों में तो सभी जगह सड़क है, सारी जगह पहुंच है, इंटरनेट है, लाइट है, सब कुछ है। तो हम उस स्कूल को मॉडल स्कूल क्यों नहीं बना सकते? अरे हाँ, हम प्रत्येक गांव में मॉडल स्कूल नहीं बना सकते हैं, तो हम एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल तो हो, और कक्षा 1 से 12 तक पूरी पढ़ाई वहाँ पर हो। और डिग्री कॉलेज बहुत खुले हुए, डिग्री कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, जितना मेरा अनुभव है पूरे देश का, ऐसी कोई जगह नहीं, बहुत छोटी छोटी जगह भी डिग्री कॉलेज खोल दिए हैं। हो सकता है वो राजनीतिक दबाव हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे फायदे में है। हमारे जो हम आम लोग हैं, जो गांव के लोग हैं या सामान्य परिवारों के लोग हैं, उनके फायदेमंद है। कोई सेंटर, कोई केंद्र, कोई इंस्टीट्यूशन कहीं खुलता है तो वो लोगों के ही काम आता है। उसमें ऐसा कोई है नहीं कि वो भाजपा या कांग्रेस वाले या दूसरी पार्टी वाले पढ़ेंगे। लेकिन इसकी व्यवस्थित व्यवस्था कब बनेगी? क्योंकि जो बुनियादी ढांचा है हमारे एजुकेशन का, वो एक तो बहुत सारी चीज़ों में बंटा हुआ है, और बुनियादी ढांचा हमारा कमज़ोर है। तो जो ग्रास रूट के लोग, आम नागरिकों के जो बच्चे आगे आते हैं, वो बहुत अच्छी जगह हैं, जा पाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो किसी भी कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये दिक्कत हमारे सामने है। दूसरी दिक्कत, इस घोषणा पत्र में महिला आरक्षण और महिला कानून को लेकर के बात की गई है। इस देश के न्यायालयों में आप जब देखेंगे, सबसे ज़्यादा फैमिली क्राइसिस, मतलब परिवार के जो वाद है, वो सबसे ज़्यादा न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कभी भी सरकारों ने ये नहीं सोचा कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही योग्य महिला उस कानून के कारण, उस निष्क्रियता के कारण वो समाज में आ नहीं पा रही है। बिल्कुल ऐसी महिलाएं जो समाज को एक दिशा दे सकती है, लेकिन उस कानून के कारण, जो है उस निष्क्रियता के कारण, तो इसमें तब्दीली कब होगी? ये इस दौरान के घोषणा पत्र में, किसी भी दल के घोषणा पत्र में ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। आप एक दूसरी बात है, सबने अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट निकाले, लेकिन जब हम हिमालय राज्यों की बात करें, 9 तो हिमालय राज्य है ही है, लेकिन 2 और भी हैं। टोटल वैसे हिमालय राज्य 11 हैं। 28-29 राज्यों में से हम 11 राज्य हिमालय राज्य हैं। लेकिन यहाँ के नेचुरल रिसोर्स को लेकर के कोई स्पष्ट वक्तव्य अब तक किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है कि हम उसका विकास, उन नेचुरल रिसोर्स का दोहन कैसे करेंगे। क्योंकि आपदाएं जब आती है ना, तो केदारनाथ की आपदा को आप देख लीजिए, जो सबके सामने था। कुछ आपदाएं तो ऐसे कि जिसके बारे में आपके पास प्रूफ भी नहीं है। पिथौरागढ़ में जब 2013 के बाद, जब पिथौरागढ़ में एक ऐसा आया था कि पूरी स्कूल ही बह गई थी, सारे बच्चों को पता ही नहीं चला वहां पर। और पिथौरागढ़ की बात नहीं, आप दूसरे राज्यों में जाइए जो हिमालय राज्य हैं। अभी मनाली में हुआ था, है ना, तो मंडी तक क्या हिसाब किताब हुआ, हिमाचल की मंडी तक। हिमालय राज्यों के जो नेचुरल रिसोर्स है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके दोहन और विधोहन के लिए, कि कितना हम उसका दोहन करें और कितना उसको सुरक्षित करें, इस पे अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में दिखाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि नेचुरल रिसोर्स कमाने का धंधा है, उसमें पता नहीं चलता कहाँ से कितना मोटी रकम चली गई है। तो स्पष्ट वक्तव्य आने की जरूरत है, और ये अपेक्षा लोग करते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि लोगों की बड़ी अपेक्षा है कि भाई मेरे आसपास का जो नेचर है उसकी सुरक्षा हम करते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, और विशाल जी फाइनल कमेंट आपसे ही लूंगी, और ये जानना चाहेंगे कि इसमें कुछ जो पॉइंट्स है उसमें आपने जिक्र किया है कि ये काम किया जाएगा विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट पे इतना भरोसा क्यों, प्राइवेट प्लेयर्स पे इतना भरोसा क्यों, सरकार को आगे बढ़ाने का क्यों नहीं? सरकार ने संकल्प पत्र में जो भी चीज़ें अंकित करी है, उसमें समायोजित करते हुए देश और प्रदेशों के विकास का एजेंडा तय है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार तैयार हो जाएगी, बन जाएगी, प्रधानमंत्री जी अपनी गारंटी के साथ दोबारा तीसरी बार शपथ लेंगे, और देश का विकास विकसित भारत की ओर बढ़ेगा, संकल्प से सिद्धि की ओर। जो हमारा सपना है भारत का, हर नागरिक का 2047 तक कैसा भारत होना चाहिए, उस सपने को साकार करेगा। ठीक है, आशीष सैनी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही है कि उत्तराखंड की जनता और आपके दर्शक दोनों मैनिफेस्टो को सामने रखें, और जो उनको सबसे बेहतर लगे उस पार्टी के साथ जाएं। कांग्रेस के वादों पर, कांग्रेस की 5 गारंटी पर सबको भरोसा है, और मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि जो काम मोदी जी घोषणा पत्र में कहेंगे उसे कतई नहीं करेंगे, यानी वो बिल्कुल ठीक उल्टा करेंगे।
ठीक है, कांग्रेस की गारंटी का मतलब है जनता को विश्वास है कि जो कहेंगे वो करेंगे। ठीक है। दीपक रावत जी, शॉर्ट में। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का तो सिर्फ स्पष्ट कहना है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हिमालयन राज्यों को संबंधित एक अलग से नीति इनको बनानी चाहिए। क्योंकि जिस राज्य से मैं आता हूं या हम सब आते हैं, इस राज्य में जितने भी नेचुरल डिजास्टर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, प्राकृतिक आपदा, शायद एक दो को छोड़कर बाकी सारी ये राज्य झेलता है। और विकास की योजनाएं कहीं ना कहीं पर रुकती हैं, थम जाती हैं, किसी कारण उसको पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे स्थिति में कुछ अलग से अगर उनको दिया जाता, इस घोषणा पत्र में यह दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ध्यान रखा जाए इन 11 हिमालयन राज्यों का, तो वो स्वागत योग्य रहेगा। प्रेम पंचोली जी, फाइनल। मैं तो ये कहता हूँ कि हर डॉक्यूमेंट बहुत सुंदर है। सभी दलों को जो सत्ता में आए, जो सरकार बनाए, सरकारी रोजगार खोल देना चाहिए, एजेंसी राज को खत्म कर देना चाहिए। ये बड़ा दुखद है इस देश के लिए। और जब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं तो हमें एजेंसी राज को, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की हमारा अगला कदम होना चाहिए। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, यानी कि मोदी की गारंटी जो जारी की गई है, किस तरीके से उसमें पॉइंट वाइज रखा गया है, किसका ज़्यादा इफेक्टिव मैनिफेस्टो है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। अब वक्त है चुनाव का, जब जनता तय करेगी कि किसके साथ जनता है। ये 4 जून को तय हो जाएगा। बहरहाल, क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।